बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तानियों ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में फौरी तौर पे एक एक्शन लेगी। रात भर लोग इंतज़ार करते रह गए, शायद रात के वक्त अदालत खुल जाएगी, नहीं खुली। सारा दिन ऐसा लगा कि शायद आज कोई एक्शन होगा। वकला भी निकले और तरीके इंसाफ से वाबस्ता वकला निकले और उन्होंने निकलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो एक यकजहती का मुजाहरा भी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। उधर लतीफ़ खोसला साहब ने भी कीमत चुका दी है आइन और कानून के साथ खड़े होने की। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 लोगों को अभी तक सजा दी है। एक इंसानी हुकूक के लिए खड़ा हुआ था, एक सेनेटर आजम स्वाति के साथ जो जुल्म हो रहा था उस पर आवाज़ उठाई थी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, तो पीपल्स पार्टी ने उनको अलग कर दिया, सेनेटरशिप भी वापस ले लिया और पार्टी से भी फारिग कर दिया। सेनेटर एतजाज एहसन साहब ने आवाज़ उठाई थी जो कुछ फस्तायत हो रही थी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और जो सूरत पैदा की गई थी उस पर, तो उसके बाद एतजाज एहसन साहब को भी फारिग कर दिया गया। अब लतीफ़ खोसला साहब जो हैं वो इस मौका पर आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता है और ये आइन के मुताबिक है। वैसे ये बात जो है वो रज़ा रब्बानी साहब ने भी की है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि रज़ा रब्बानी साहब ने जो बात की है वो अपनी पार्टी की क़यादत की मर्जी से की है, क्योंकि कई मरतबा पूछने के बावजूद रज़ा रब्बानी साहब बोल नहीं रहे थे। अब जो उन्होंने नुक्ता बयान किया है, गालिबन ऐसा लगता है कि ये बोलने के पीछे वजह यह है कि जरदारी साहब PDM की जमातों पर दबाव डालना चाहते हैं कि देखें मेरी पार्टी के अंदर से दबाव आ रहा है आइन के साथ खड़े होने के लिए, तो मैं उस दबाव को बर्दाश्त कर रहा हूं, तो चलो मुज़ाकरात वगैरह करते हैं। क्योंकि जरदारी साहब को अब इशारा दिया गया है कि आप सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अंगेज करना शुरू करें और इस अंगेजमेंट में जितना टाइम आप गेन कर सकें वो आप गेन करें और मामलात को लंबा लेकर चलें। अभी कुछ अंगेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि देखें दूसरे सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, काम बना नहीं अभी तक। तो रज़ा रब्बानी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल 3 जो अहम लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें फारिग कर दिया गया है। आज के दिन जब इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के लिए कोई नोटिस लेगी, कोई मामला आगे बढ़ेगा, तो ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात के फंड्स की दस्तयाबी के मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। ये 1 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट है मुबैना तौर पर। इलेक्शन कमीशन हुकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर गए और एक रिपोर्ट वहां जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को फंड मिलने या ना मिलने के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती हुक्म के मुताबिक अमल किया है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब अदालत ने कहा कि इलेक्शन में जाना है और ये तारीखें, तो उन्होंने जाकर बाकायदा एक शेड्यूल जारी कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालत ने यह कहा कि आपको फंड्स मिले तो तब भी, ना मिले तो तब भी, और आपने ये रिपोर्ट जमा करवानी है 11 अप्रैल को। तो रिपोर्ट जमा करवा दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी प्लान भी इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने का हुक्म दे रखा था। सिक्योरिटी प्लान 16 अप्रैल तक जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने और इलेक्शन कमीशन वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इसके लिए इक़दाम करने की हिदायत दे रखी है। अच्छा, सिक्योरिटी प्लान जो है ना वो सूबाई हुकूमत पंजाब को तो देना पड़ जाएगा, और उनको इसलिए देना पड़ जाएगा क्योंकि वो निगरान हुकूमत है और वो घर भी जा सकते हैं, मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। वफाकी हुकूमत का अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी अपनी खाल बचाने के लिए इस लेवल तक नहीं जाएंगे और अपना उहदा बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे और वो प्लान कम से कम सिक्योरिटी का जमा करवाएंगे, या फिर उनको एक रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे सारे के सारे लोग रिस्क लेकर ही चल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज अदालत सबको बुलाती और ये पूछती कि अदालती हुक्म के ऊपर तामील क्यों नहीं की गई और आईने पाकिस्तान से क्यों भागा जा रहा है। लेकिन वो सब जानते हैं कि इलेक्शन में जाना इस वक्त सूटेबल नहीं है और जितने हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इलेक्शन में जाना सहल हो जाए, आसान हो जाए, उतनी मुश्किलात बढ़ती चली जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, मैं आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन में जाना सूटेबल नहीं है, एक सर्वे मुकम्मल हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। अब तफसीलात जो है वो मुकम्मल आ चुकी हैं और वो मुकम्मल तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं वन गो में आपके सामने रख देता हूँ ये तमाम तफसीलात, आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्शन में क्यों नहीं जाना। रावलपिंडी डिवीजन की जो सीटें हैं जनाब, वो हैं जी टोटल 27 और 27 में से 24
जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सर्वे के मुताबिक एक PMLN, एक पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार के इम्कानात हैं। जेलम का जो ज़िला है वहाँ पे 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग कोई भी नहीं जीत रहे। नारोवाल के अंदर 5 सीटें हैं। ये एहसन इकबाल साहब का इलाका है। ये वाहिद एरिया है पंजाब में जहाँ पे PMLN PTI से आगे है और वो 3 सीटें जीत रही है 5 में से, और 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। पीपल्स पार्टी वगैरह सब फारिग। हाफिजाबाद 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया है और सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत रही है। मंडी बहाउद्दीन 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं टोटल। 4 में से 1 सीट पे PMLN जीत रही है, 3 सीटों पे PTI जीत रही है। इसी तरह गुजरावाला में नशस्तों की तादाद 14 है। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई जमात क्रॉस कर गई है PMLN को। 14 सीटों में से 8 सीटें PTI जीत रही है, 6 सीटें नून लीग जीत रही है। गुजरावाला एक मजबूत हब है, हमेशा से रहा है नून लीग का। यहाँ पे वो PTI से पीछे चली गई, ये उनके लिए काफ़ी तशवीशनाक बात है। 11 सीटें हैं जी सियालकोट ज़िले की, ये ख्वाजा आसिफ साहब का है। यहाँ पे 8 सीटें PTI जीत रही है और 3 सीटें नून लीग जीत रही है। ये सर्वे जो नया आया है ये उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, वो ये बता रहा है। गुजरात में 7 सीटें, 7 की 7 PTI जीत रही है। तो चौधरी भी अभी आ गए हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन गुजरात के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ PMLN मजबूत है, लेकिन जब हल्का टू हल्का देखते हैं तो 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से मुबैना तौर पर इस सर्वे के मुताबिक एक भी PTI नहीं हार रही। अटक में 5 सीटें हैं, 5 की 5 पहले भी ये PTI ने जीत ली थी, अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। रावलपिंडी का जो जिला है वहां पे 1 सीट पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है। नून लीग यहाँ पे कोई भी सीट नहीं जीत रही, जो जिला रावलपिंडी है वहां पे, और 13 सीटें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। चकवाल के जिले के अंदर सिर्फ 1 सीट ऐसी है जहां PMLN के जीतने के इम्कानात हैं। यहां टोटल 4 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, जिनमें से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। जेलम के अंदर मैंने आपको पहले बताया 3 सीटें, तीनों की तीनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग और बाकी जमातों को कोई हिस्सा नहीं है। जनूबी पंजाब वगैरह का बाकी सारी तफसीलात, लिया में क्या होगा, मियाँ वाली में क्या होगा, भक्कर में क्या होगा और बाकी एरियाज में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता सर्वेज आ रहे हैं। ये वो सर्वेज हैं जो पिछले साल इस क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। इस मरतबा उनकी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है, तो इन सर्वेज की वजह से वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब ने अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर उनको नाअहल करार दे दिया है। अब हुआ क्या था, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अदालत मुखालिफ बयानात पर अदालत के खिलाफ बयानात दिए थे, जजेस के, अदलिया के खिलाफ बयानात दिए थे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास इनका नाम है, इमरान खान साहब ने इनको वजीर आजम बनाया था और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद पहले उन्होंने किसी और को बनाया था वजीर आजम। एक वहाँ पे थे न्याजी साहब और उनके तखल्लुस उनका न्याजी है। न्याजी साहब के बाद जब हालात बिगड़ने लगे और इमरान खान साहब को ऐसा लगा कि हुकूमत छिन जाएगी आज़ाद कश्मीर की और स्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने की, तो इमरान खान साहब ने निस्बतन एक मजबूत उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया था। अब हुआ यह है कि उनको वजीर आज़म को जो है वो तौहीन अदालत लग गई है और असम्बली की रुकनीत और वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। उनकी नाअहली के साथ ही पूरी काबीना भी ख़त्म हो जाएगी। और ये हुआ क्यों? हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया और उन्हें अदालत से मुताल्लिक बयानात पर कसूरवार करार देते हुए कोर्ट की समाअत ख़त्म होने तक सज़ा सुना दी। दौरान समाअत वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे किसी अल्फाज से अगर जज हर्ट हुए हैं तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने 10 सवालात सामने रखे। आप तस्लीम करते हैं ये क्लिप आपके हैं? उन्होंने कहा जी मैं तस्लीम करता हूँ। अदालत ने कहा कि तकरीर पर तौहीन अदालत बनती है? उन्होंने कहा जी बनती है, इसीलिए माफ़ी मांगी है। अदालत ने कहा कि जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं हुकूमत की बात कितने अरसे से है? उन्होंने कहा जी ये 9 साल से ज़ायद हो चुके हैं। अदालत ने कहा बात दुरुस्त है कि आपने अदालती अहकामात को खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके ऊपर। उन्होंने कहा आपका पिछला रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अदालत ने कहा आप यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी मीडिया टॉक नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा, इसके बाद शो का नोटिस भी जारी किया जाएगा क्योंकि आपका साबिका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप अदालतों के खिलाफ मीडिया टॉक का हिस्सा बनते हैं, तो अदलिया मुखालिफ बयानात आपने दिए। इसके बाद जनाब अदालत ने नोटिस
लिया था और फिर हुआ ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ाहत के लिए तलब किए गए। और रियासती तारीख में आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है उसकी तारीख में कभी भी वज़ीर आज़म को पहली मरतबा दोनों आला अदालतों ने एक ही दिन तलब किया है। और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो उनके ऊपर अब तौहीन अदालत लग गई है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया गया है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो सरदार तनवीर इलियास साहब से मंसूब हैं कि अदालत की तौहीन की और अदालत की तौहीन करने की वजह से उनको फारिग कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग इसके पीछे ढूंढेंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि खिलाफ थी सरदार तनवीर इलियास के, तो एक छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना के अदालत ने फारिग कर दिया। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये फ़र्क तो रहेगा। सरदार तनवीर इलियास से ज़्यादा अदालतों के साथ बदतमीजी नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मौलाना फजल रहमान ने और बाकी लोगों ने की है। इवन पीपल्स पार्टी के लोग थोड़े मोहतात रहते हैं लेकिन उन्होंने भी की है। पीडीएम की जमातों ने, खासतौर पे पीएमएल-एन ने और फजल रहमान साहब की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में जो बातें की वो सरदार तनवीर इलियास की बातों के मुकाबले में ज़्यादा हैवी हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ है और अदालत ने वहाँ पे एक फैसला किया और वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया, नाअहल कर दिया, तो इसी तरह मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि उन लोगों को तलब करें, उनकी सरजनिश करें और उनको नाअहल करें जिन्होंने अदालतों की तौहीन की है और ख़ासतौर पे जजेस के नाम लेकर और उनके फैसलों की भी तौहीन की है और अदालतों को तकसीम करने की एक भोंडी कोशिश की है। जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट में जजेस ने एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया अपनाया, आइंदा किसी वज़ीर आज़म की जरूरत नहीं होगी वहाँ पर कि वो ऐसी कोई हरकत करे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यानी ये दो अलग अलग क्राइटेरिया हो नहीं सकते, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट तो वो देखें आप फारिग हो गए, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम की जमातों के हक में है एस्टेब्लिशमेंट तो आप देखें वो लगातार धमकियां लगा रहे हैं, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं अदालत की, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ताकतवर इदारा है, पाकिस्तान का एक सुतून है और अपनी इज्जत वो खुद करवा सकते हैं। जो लोग तौहीन कर रहे हैं, एक तो उनके फैसले उनकी इज्जत करवाते हैं, दूसरा कानून की ताकत इज्जत करवाती है। इन लोगों को नाअहल होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ये बिल चैलेंज हो जाएगा अदालत के अंदर। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बनाया है हुकूमत ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की कोशिश की जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि ये चैलेंज हो जाएगा। मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा को ही हासिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदालत उज़्मा खुद बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरामीम 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई हैं। अच्छा, अब ये वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की और एक वहां पे भी हो गई। मैंने आपसे कहा था कि ये चैलेंज किया जाएगा, ये चैलेंज कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का कुल्हाड़ा चलाने की जजेस या वकला या अदलिया से जुड़े सारे जो तबकात हैं वो इसकी इजाजत देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर उसको दोबारा सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया है। मंजूर करने के बाद बहुत जल्दी है इनको, जैसे नैब का कानून धड़ाधड़ जल्दी जल्दी मंजूर किया था, ऐसे इसको भी इन्होंने मंजूर किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बिल सदर पाकिस्तान को भेजा, 10 दिन में दस्तखत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 11वें दिन ये कानून बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कानून बनने के बाद या बनने से पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उड़ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। इससे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बहुत मुतासिर होंगे, वो बड़े एक्टिव जज हैं, बड़े दलेर जज मशहूर हैं, तो उनको ये इख्तियारात चाहिए होंगे जो इख्तियारात उमर अता बंदयाल से छीनने की कोशिश की जा रही है। अब एक और चीज़ है कि वज़ीर आज़म ने कुछ अजीबोगरीब बातें की हैं। शहबाज शरीफ ने इंपोर्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं कि वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने का 1 साल मुकम्मल हो गया है, इक़्तिदार संभाला तो इंतहाई हालात मुश्किल थे। ये एक आम पाकिस्तानी से पूछिए कि हालात मार्च 2022 में मुश्किल थे या मार्च या अप्रैल 2023 में मुश्किल है।
आम आदमी आपको फौरन बता देगा। उन्होंने कहा कि गैर मामूली वाकया था तहरीक-ए-एतमाद का कामयाब होना, नहीं एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, बहुत मामूल का वाकया था, सारी ताकतें आपके साथ थी। उन्होंने कहा पीडीएम हुकूमत इक़्तिदार में आई और एक गैर मकबूल हुकूमत का खात्मा हुआ। अगर वो हुकूमत गैर मकबूल होती तो पाकिस्तानी मिठाइयाँ बांटते मियाँ साहब। जब जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी, बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई पाकिस्तान ने मिठाइयाँ बांटी, मुशर्रफ गया पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी। इमरान खान वाहिद लीडर है, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने निकलकर खुद एहतजाज किया बगैर किसी कॉल के। तो गैर मकबूल हुकूमत तो आप उसको बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो आज जितनी मकबूल नहीं थी, और अगर इतनी गैर मकबूल है तो फिर आप आज इलेक्शन करवा दें। आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? फिर इन्होंने कहा कि जी फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ पाकिस्तान, वो तो आपके आते ही हो गया था। और वो इकदाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान हुकूमत, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत दोनों ने मिलकर इकदाम उठाए थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकला था। एक चीज और, शहबाज शरीफ बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट हो जाएगा, इसका प्रोपेगेंडा किया गया। ऐसा नहीं है। हमने जब भी कहा, हमने कहा खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। ये आपके वजीर दिफा ने बबांगे दोहल कहा आकर, और आपके साबिक वजीर खजाना ने भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये हमने नहीं कहा, ये आपके वजीर दिफा ने कहा। ये उनकी ख्वाहिश थी, उनकी खबर थी, हम ये नहीं कह रहे थे। और आप किसी बिजनेसमैन को बुलाकर पूछ लें, वो बेचारे सर पीट रहे हैं। बहरहाल सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क़यादत का इजलास तलब किया गया है। इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि दोबारा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बने, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ से खेल रही है। देखते हैं वो वहाँ क्या कर पाते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से और मरीम नवाज के हवाले से और इमरान खान का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, उसके हवाले से मैं एक वीलॉग और करता हूँ, वो आप अगले वीलॉग में आप देखेंगे। कुछ हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, कुछ झूठ हैं जो बेनकाब हुए हैं। अगले वीलॉग में अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।